नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। मेरा नाम महेश शर्मा और अपन कर रहे हैं जो राजस्थान बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दे रखा है शिक्षा संकुल ने उसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, हर चैप्टर में बता रखा है कि इस चैप्टर से क्या क्या आएगा। उसके बाद उसकी थ्योरी दे रखी है वन लाइन, जिससे आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा शॉर्ट के अंदर। और उसके बाद दिए ऑब्जेक्टिव खालिस्तान और एक एक नंबर वाले मतलब वन लाइन आंसर, वन लाइन क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो, उसके बाद बड़े क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। मतलब सब कुछ एक तरह से क्वेश्चन बैंक है। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सॉल्यूशन अपन इसमें कर रहे हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 जो आपका विद्युत धारा है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं विद्युत धारा है। ये आपका 4 नंबर का चैप्टर है। 4 नंबर में से 2 तो आपसे पूछ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी हो गया यहाँ से 1 नंबर। एक यहाँ से आधा नंबर का सवाल खालिस्तान हो गया 1.5 नंबर, ठीक। आधा यहाँ से हो जाएगा 1.5 नंबर यहाँ से, और 1.5 नंबर का लघुत्रात्मक 3 और 1 नंबर का एक लाइन वाला सवाल। ऐसे आपके मिला के 4 नंबर के यहाँ सवाल पूछे जाएंगे ऐसे। अब शुरुआत में थ्योरी दे रखी है, तो थ्योरी में नहीं पढ़ता हूँ, तो क्योंकि थ्योरी आप खुद भी पीडीएफ पे खुद भी पढ़ सकते हो। देखिए वन लाइन में जैसे धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल टी या डी क्यू बाई डी टी। धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर आई बटा ए, यानी इकाई अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। तो यानी वन लाइन में थ्योरी दे रखी है। तो मैं आज थ्योरी को बंद करता हूँ, सीधे अपन क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो टेलीग्राम चैनल है आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस वो ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ पहले पढ़ लिया करो, और जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन आप यहाँ पे, वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन आते हो, नहीं आते तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। थ्योरी है वन लाइन में सारे, मतलब एक से सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, जो भी जैसे नियम वगैरह है, कोई सिद्धांत वगैरह शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो आप थ्योरी ये पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्लियर है, थ्योरी तो आप पढ़ ही लोगे। तो अपन करते हैं सीधे क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चंस आपके यहाँ से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का ये रहा। क्या बोला हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जिसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा आपको, आई का मान, धारा का मान कितना दिया है, 4.8 एम्पियर धारा दे दी, 4.8 एम्पियर। क्या पूछ रहा है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए धारा होती क्या है, धारा होती है आई बराबर क्यू बटा टी होती है। अब क्यू को अपन क्या लिखेंगे, एन ई लिखेंगे, एन ई बाई टी लिखेंगे। बात क्लियर है। तो एक तरह से यहां से बन जाएगा, अपने को चाहिए प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन चाहिए, एन बाई टी का मान चाहिए। तो आप इन दोनों को बराबर करोगे तो एक तरह से बन जाएगा आपका आई बटा ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन दोनों को बराबर कर लो। अब आई का मान कितना दे रखा है, 4.8 एम्पियर। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 रहेगा। अब इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 और 10 के माइनस 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 3 गुणा 10 की घात 19 इसका आंसर आएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रवाहित होंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्लियर, नोट कर लो आप। तो ये इसका हो गया आंसर, 3 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि किसी तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तथा इसका अनुप्रस्थ काट भी दुगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध होगा। तो देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर लंबाई रो एल बाई ए, जहां रो क्या होती है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता डिपेंड करती है ताप पर, ये लंबाई पर अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड करती है ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। प्रकृति में जैसे सिल्वर है, कॉपर ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, लंबाई भी मान लो नया पर, तो आर डैश मान लो। ये क्या कर रहा है, लंबाई भी, रो तो रहेगा ही रहेगा, लंबाई भी डबल कर रहा है इन 12, और अनुप्रस्थ काट भी क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। तो देखो ओवरऑल 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया वापस, रो एल बाई ए आ गया। और रो एल बाई किसके बराबर है, आर के बराबर है। किसके बराबर है, आर के बराबर। तो आपका नया प्रतिरोध भी क्या रहेगा, वही रहेगा, आर ही रहेगा। तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण। तो जो डायोड, ट्रांजिस्टर, जिनमें ग्राफ आपका ऐसा बनता है ना, ये वी आई ग्राफ ऐसा बनता है, आपने बनाया होगा, ये आई और वी। तो ये सारे के सारे ये अनोमीय। तो डायोड हो गया आपका, ट्रांजिस्टर हो गया, तो ये अनोमीय। अनोमीय जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, और ओमीय जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम केवल चालकों में लागू होता है, ये अर्धचालक वगैरह में लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, डायोड रहेगा। क्या रहेगा, डायोड। बोलो क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। धातुओं का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। धातुओं का ताप बढ़ाने में प्रतिरोध क्या होता है, धातु जो चालक होते हैं उनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध और प्रतिरोध का दोनों बढ़ते। रीजन इसका होता है उनका विश्रांति काल, मतलब विश्रांति काल जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है। विश्रांति काल कम हो जाता है। क्या बात क्लियर है।
उसके बाद बात करते हैं प्रतिरोध का विलोम होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं चालकता, प्रतिरोधकता, वोल्टेज, तो इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, मतलब जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/r, 1/r ये बच्चों होता है कैपिटल जी, इसको बोलते हैं चालकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकत्व। क्या बोलेंगे इसको? चालकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकत्व। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया चालकता, लेकिन जो चालकता होती है सिग्मा, वो तो होती है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर, यानी 1/ρ होता है। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि चालक तो बोलना चाहिए था। चालकता तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम को अपन बोलते हैं। बात क्लियर है? और चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल नियत रहता है, वो एक के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इसका रहेगा। अगर ये बोलता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम तो इसका आंसर चालकता था। अगर ये बोलता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम तो इसका आंसर क्या था? चालकता था। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं अतिचालक पदार्थ की चालकता। तो अतिचालक यानी चालक, शानदार चालक, तो उसकी चालकता होती है अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होगी। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत और प्रतिरोधकता 0। प्रतिरोधकता 0 शून्य और चालकता, अगर आपसे पूछता है अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान बताओ तो 0 कर लेना है और चालकता का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसका 6 का ए सही रहेगा। क्लियर है? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिए गए चित्र में, ये आपको डायग्राम दे रखा है, एक मिनट रुकना, ये आपको क्या दे रखा है? डायग्राम। दिए गए चित्र में भुजा बीडी से प्रवाहित धारा होगी। तो ध्यान से आप देखोगे ना, तो देखो ये आपका बन रहा है वेस्टोन से, तो पी क्यू, ये आर और ये एस, और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पी बाई क्यू बराबर क्या हो रहा है? आर बाई एस हो रहा है। भाई देखो यहाँ 30 30 बटा 30 1, 30 बटा 30 1, तो एक मैन बराबर हो गया। तो ये संतुलित अवस्था में वेस्टोन सेतु है, और संतुलित अवस्था में यहाँ के आप कुछ भी लगा इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका आंसर सी रहेगा। क्लियर है? तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला हुआ है? एक सेल का विद्युतवाग बल E वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध R ओम है। बाह्य परिपथ में प्रतिरोध R ओम है, तो सेल के सिरों पर विभवांतर होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? ये एक सेल है, ऐसे प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, क्या हो गया? माइनस, और ये मान लो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, और इसके साथ क्या लगा रखा है? बाह्य प्रतिरोध यहाँ लगा रखा है, वो भी क्या है? वो भी स्मॉल r ही बोला हुआ है। तो क्या बोला है? तो सेल के सिरों पर भी विभवांतर होगा, और विद्युतवाग इसका E दिया हुआ है। तो देखो अपन क्या लगा देंगे? V बराबर E माइनस आई आर, ये होता है E माइनस आई आर। बोलो क्लियर है? अब V, तो V विभवांतर निकालना है, तो E तो E है। अब देखो धारा निकालनी है। धारा क्या होती है? कुल विभवांतर यानी कुल विद्युत वाहक बल, क्या होगा एक तरह से? कुल विद्युत वाहक बल यानी E बटे में कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध एक तो ये R हो गया, और ये बाह्य प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में, तो ये R प्लस R हो जाएगा। ठीक है, और साथ में 8 चल ही रहा है। अब आर आर क्या हो जाएगा? तो आगे आप आगे देखोगे तो ये आएगा E माइनस E बाई 2R आएगा, और ये आर आर कट जाएगा, तो क्या बनेगा? ये E माइनस E बाई 2 होगा। बोलो क्लियर है? और E माइनस E बाई 2 क्या हो जाएगा? 2E माइनस E, यानी ये हो जाएगा आपका E बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E बाई 2, जिसका आंसर रहेगा E बाई 2 रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, E बाई 2 इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर? ऐसे देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये धारा निकाली मैंने यहाँ पे आई के जगह लिखा है कुल विभवांतर यानी कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल E और कुल प्रतिरोध R, ये आंतरिक और ये बाह्य R, ये भी R है, तो R प्लस R 2R हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा E बाई 2। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है? किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात कि संधि पर सिग्मा I बराबर 0 किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये होता है आवेश संरक्षण, और यहीं पे याद कर लो जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ये आपको ये पता होना चाहिए, जो दूसरा दे दिया ना आगे। क्वेश्चन नंबर 10 किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बोल रखा है, एक बार फर्स्ट को पढ़ लेते हैं कि एक 50 वोल्ट की बैटरी को 10 ओम बाह्य प्रतिरोध के साथ, 50 वोल्ट की बैटरी को मतलब विद्युत वाहक कितना है? 50 वोल्ट 10 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर उसमें 4.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताना। यानी ऐसा बोलना चाह रहा है कि एक बैटरी है, ये मान लो सेल मान लो,
ठीक है। और ये मान लो आंतरिक प्रतिरोध, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। बोलो ऐसे ही कर रखा है। तो इसका विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है। और बैटरी 10 ओम, ये प्रतिरोध कितना है, 10 ओम दे रखा है। और इसमें धारा कितनी बह रही है, तो धारा इसमें दे रखी है आई यानी जो धारा दे रखी है, इसमें 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी ये स्मॉल आर मान लो। किसका मान निकालना अपने को, स्मॉल आर का मान निकालना। तो आप यहाँ क्या लगा दो, यहाँ लगा दो सेल के टर्मिनल वोल्टेज विभवांतर V बराबर E माइनस आई आर। इसको इसे स्मॉल इसे दिखा दो, ये होता है। अब आप क्या करो, ये जो V है ना, V यहाँ की टर्मिनल वोल्टता बराबर यहाँ की टर्मिनल वोल्टता होगी। तो यहाँ क्या होगा, विभवांतर I इंटू आर क्या होगा। तो इसको देखो I तो आप I तो 4 पॉइंट में देखो इसको लिख रहा हूँ, V की जगह चलो मैं लिखता हूँ I इंटू कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, E माइनस आई आर रहेगा। यहाँ पे E माइनस आई आर रहेगा। अब I को तो लिखो आप कितना दे रखा है, 4.5 दे रखा है, यहाँ पे 4.5 लिखा है मैंने। इंटू में क्या करोगे 8 10 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। माइनस यहाँ पे आप करोगे, माइनस यहाँ करोगे 4.5 इंटू में आर करोगे। अब इसको सोल्व करना है, तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कितना हो गया, 4.5 गुणा 10 45 हो जाएगा। तो 45 बराबर कितना आएगा, 50। ये कितना आएगा, 45 बराबर 50 माइनस 4.5 इंटू में आर है। इसको इधर लेके आओ 50 को, तो 45 माइनस 50 कितना हो जाएगा, -5 होगा। तो एक तरह से आप इसको इतना नोट करो, या मैं यहाँ बता दूं, -5 बराबर, थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पे, 4.5 इंटू में आर रहेगा माइनस का। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 बराबर, इतना करने के बाद क्या आएगा, 5 या बैक नोट करना वापस, 5 बराबर कितना है, 4.5 इंटू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर यहाँ से कितना आएगा, 5/4.5, यानी ये बन जाएगा आपका 50/45 बनेगा। अभी आप इसको सोल्व करो, देखो 50 का भाग 50 में पहला देखा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर 1.1 ओम रहेगा, 1.1 ओम रहेगा। V बराबर E माइनस आई आर से V की जगह I इंटू बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर लिख के आप सोल्व कर लो। तो इसका आंसर 1.1 ओम रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम जोड़ने में देख क्या होता है, विभवांतर तो सेम रहेगा, ठीक है, और प्रतिरोध घटे और धारा बढ़ती है। क्या होती है इसमें, धारा बढ़ती है, धारा बढ़ती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्या बोल रखा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते थे। हो गया सेल के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध, जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर भरा होता है। उसके बाद बोल रखा है, बैटरी द्वारा प्रदत्त धारा, प्रदाय मींस दी गई धारा अधिकतम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध तुल्य हो, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा हो, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध छोटा हो, और उपरोक्त से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है, जो धारा होती है, यही इसको यही देखा है, धारा होगी कुल विभवांतर बटे में कुल प्रतिरोध, यानी स्मॉल आर। जैसे मान लीजिए वो डायग्राम में बना के बताऊंगा आपको। क्या होगा, सेल मान लो प्लस माइनस, और ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और बाह्य प्रतिरोध क्या मान लीजिए आप, कैपिटल आर मान लीजिए। ये स्मॉल आर आंतरिक, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, और विद्युत वाहक बल ई मान लो, और यहाँ से धारा मान लो आई है। तो आई क्या होगी, कुल विभवांतर यानी कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध बाह्य के होता है श्रेणी क्रम में, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रहेगा। अब देखिए होता क्या है, स्मॉल आर बहुत कम होता है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अब धारा को अधिकतम करना है, तो ये नीचे वाली क्वांटिटी कम होनी चाहिए। अब आर ज्यादा होता है, तो आर का मान है तो 0 हो जाए। आर का मान वो तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं अधिकतम के लिए भाई, कि बाह्य प्रतिरोध शून्य हो जाए, वो तो इसमें बोला हुआ नहीं है। अगर ये बोलता बाह्य प्रतिरोध शून्य, तो अपन भाई क्या करते हैं कि आर का मान 0 कर ले। अब ऐसा तो दिया हो, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो आर बहुत कम होना चाहिए, तो आर का मान लगभग किसके बराबर होना चाहिए, लगभग स्मॉल आर के बराबर ही होना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा, जो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध तुल्य हो, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य से बड़ा हो, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध छोटा हो, तो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुल्य हो। ठीक है, दोनों लगभग बराबर होने चाहिए। मतलब इसको ऐसा लिखना चाहिए था कि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो। अभी अपना जो ऑप्शन है यहाँ मोर करेक्ट, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य के, इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला है देखिए, 15 बोला है, सेलों के किस संयोजन से
अधिकतम धारा प्राप्त करने सेलों के किसी संयोजन से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो अधिकतम धारा के लिए समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। किसमें जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्लियर है? ये थे आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर खाली स्थान वाले। किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलते हैं। बात क्लियर है? उसके बाद बात क्वेश्चन नंबर 17। किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों व धनायनों के बीच दो लगातार टक्करों के बीच समय अंतराल को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? यहाँ 17 में बोलेंगे विश्रांति काल। क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। क्या बोला है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, तो ये क्या होता है? प्रतिरोध। ये क्या होगा? प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। बोलो क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, तो रासायनिक ऊर्जा केमिकल, आपने लैब में देखा लेक्लांच सेल, डेनियल सेल, उनमें केमिकल डालते हैं अपन, NH4Cl डालते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हैं, तो उससे क्या बनती है? करंट आता है एक तरह से। तो ये क्या होगा? सेल होगा। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या कहलाती है? सेल। क्या कहलाएगी? सेल। क्लियर है? सेल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग, तो संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग यानी सिग्मा आई 0 होता है। सिग्मा आई बराबर क्या होता है? 0। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम, तो क्या होता है? शून्य। क्या होगा इसका आंसर? 0 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का साधारण बीजगणित योग, तो ये दूसरा नियम है, सिग्मा डेल्टा वी बराबर क्या होता है? 0। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। 21 का भी। आगे आते हैं 22 में। 22 में क्या बोला है? एमीटर सदैव परिपथ की शाखा घटक में किसमें जोड़ते हैं? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्टमीटर कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एमीटर श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर समांतर क्रम में। और यहीं से 2 क्वेश्चन और याद कर लो। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। और विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है। और वैसे और पूछे तो एमीटर का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए और वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। और आदर्श की बात करते ही वोल्टमीटर का अनंत और एमीटर का 0 शून्य हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? त्योहारों पर सजावट के लिए लगने वाले बल्बों की झालर में बल्ब, तो ये होते हैं श्रेणी क्रम में। किसमें होते हैं? श्रेणी क्रम में। किसमें होंगे? झालर वगैरह जो आती है उसमें बल्ब होते हैं श्रेणी क्रम में। एक फ्यूज हो गई वो पूरी झालर खराब हो जाती है, तो श्रेणी क्रम होता है वो। और ठीक है, हमारे घरों में बल्ब, पंखे इत्यादि, तो ये अपने घरों में होता है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा होता है? समांतर क्रम। भाई एक फ्यूज में एक अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो बाकी चलते रहते हैं, तो ये समांतर क्रम। तो यहाँ दूसरे में बढ़ना आपको समांतर क्रम, या इसको आप पार्श्व क्रम बोलो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पार्श्व क्रम। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं मानव शरीर की तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली धाराएं की कोटि, तो ये होती है 1 माइक्रो एम्पियर कोटि। कितनी होती है? 1 माइक्रो एम्पियर यानी 1 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर कोटि की होती है। ये लिखा हुआ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर कोटि। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, म्यू मतलब माइक्रो, 10 का 6 एम्पियर कोटि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई, तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल विभवांतर, तो एक तरह से खुले परिपथ में सेल के सिरों पर मापा गया विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल, और बंद परिपथ में सेल के सिरों पर मापा गया विभवांतर क्या होता है? सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। और टर्मिनल वोल्टता V और विद्युत वाहक बल E, धारा I और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध क्या होता है? V बराबर E - IR। अभी हमने न्यूमेरिकल भी ऊपर किए थे। बोलो क्लियर? क्वेश्चन 26 क्या है? ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता घटती है। मतलब धातुओं की मैं बात करूं तो प्रतिरोधकता रो और तापमान T, परम ताप T, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है धातुओं के लिए। किसके लिए? 0 से। धातुओं से ऐसा ग्राफ बनता है। क्लियर है? और जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। तो अर्धचालकों के लिए प्रतिरोधकता और तापमान के बीच ग्राफ ऐसा बनता है। क्लियर है कि नहीं? याद करना। और धातुओं के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है वो धनात्मक होता है। किन के लिए? धातुओं के लिए। और जो अर्धचालक के लिए अल्फा का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्फा जिसको अपन बोलते हैं ना प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका मात्रा क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री पर केल्विन।
उसके बाद क्या बोला है, धारा घनत्व का मात्रक बताओ। धारा घनत्व क्या होता है, धारा बटा क्षेत्रफल होता है। धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व जैसे दिखाते हैं, और जे क्या होता है आपका आई बटा ए होता है। इकाई अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। तो इसका मात्रक क्या होगा, धारा एम्पियर, और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद विद्युत धाराएं सदैव अपरिवर्तित होती है, नहीं। प्रत्यावर्तन धारा क्या होती है, चेंज होती है, तो अपरिवर्तित नहीं होती, नहीं। उसके बाद किसी भी लाइन में धन आवेश धन ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। उसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो ये थे आपके छोटे क्वेश्चन, बाकी जो बड़े क्वेश्चन आप नोट से पढ़ लेना। उसके बाद ये मीटर क्षेत्र वगैरह जो भी याद दे रखे हैं आप पढ़ लेना, क्लियर है। ये बड़े क्वेश्चन याद देखो साथ में दे रखे हैं, बड़े क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, इनको भी आप नोट से कर लेना, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस। आगे अपन करेंगे चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करवाई दिया। बाकी थ्योरी इस बार मैंने पढ़ी नहीं, थ्योरी में देखो क्या वन लाइन थ्योरी, तो आपका पूरा इस थ्योरी को पढ़ जाना, जिससे छोटे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएगा। चैप्टर का सार भी एक सार रूप में आपका पूरा चैप्टर वन लाइन में रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।